आपके पास जो बेस वेक्टर है इस डायरेक्शन में कौन सा है? सर जे कैप है बेस वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। लेकिन आपको कितने मैग्नीट्यूड का बनाना है? सर 4 मैग्नीट्यूड का बनाना है। तो क्या करोगे? सर इसको स्ट्रेच करके 4 गुना कर देंगे। तो कर दो, 4 गुना कर दिए। अब आपका पोजीशन वेक्टर जो ओपी है बच्चों, वो क्या है? 4 जे कैप। सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। आज के सेशन में बात होने वाली है मोशन इन अ प्लेन। तो ये एक नया चैप्टर है, खूब मजा आने वाला है। और सबसे पहला बात तो ये है यार, क्यों पढ़ रहे हैं इसको, क्या मोटिवेशन है इसके लिए? तो यार आपको मोटिवेशन देते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। अच्छा, आज के लेक्चर में हमारे साथ एक गेस्ट है, या फिर गेस्ट अपीयरेंस में हमारे साथ हैं सुपरमैन। तो सुपरमैन कुछ करतब दिखाएंगे आपको, और उनके करतब के जरिए उनके पोजीशन और मोशन को डिस्क्राइब करने का हम प्रयास करेंगे। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वेल ये तो देखने वाली बात है। तो चालू करें। तो बच्चों, लेक्चर चालू करने से पहले ना, ये प्रश्न का उत्तर देना बड़ा जरूरी है। वाई मोशन इन अ प्लेन? अभी तक तो मोशन इन अ लाइन की बात हो रही थी, ऑल ऑफ अ सडन मोशन इन अ प्लेन। क्या मोशन इन अ लाइन काफी नहीं था? ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमने कवर उसमें नहीं की थी, जो हम अब कवर करने वाले हैं? भाई कुछ ना कुछ बात तो जरूर है, तो वही देखना है हमें, ठीक है। तो सुपरमैन भाई साहब रेडी हो जाइए, और आप भी रेडी हो जाइए, क्योंकि मैं आपसे कुछ प्रश्न करने वाला हूं। बिल्कुल आप उनका उत्तर दो वीडियो को देखते देखते। हालांकि मुझे वो सुनाई नहीं देने वाले, बट फिर भी मजा आएगा। चालू करें। अच्छा सुपरमैन, एक काम करते हैं, आपको मैं एक नंबर लाइन में रखता हूं, ठीक है। आप ओरिजिन पे हैं अभी, आप उड़ते हुए जाइए। ये उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, रुक जाइए। देखा बच्चों आपने क्या हुआ? सुपरमैन रुक गए, ठीक है। हम भगवान हैं, वो एक डायलॉग है ना, कभी कभी तो लगता है अपन निज भगवान है, ऐसा मान लो आप, ठीक है। आपने सुपरमैन को रोक दिया, आपने समय को बिल्कुल पॉज कर दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अभी सुपरमैन की पोजीशन क्या है? तो जितना भी फिजिक्स और मैथमेटिक्स अभी तक आपने सीखा है, आप उसके अनुसार ऐसा कह सकते हो कि सर अभी वो x इज इक्वल टू 100 मीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये डिस्टेंस हम लोग किसके रिस्पेक्ट में नाप रहे हैं? भाई ओरिजिन के रिस्पेक्ट में नाप रहे हैं। तो ये बात तो क्लियर है। तो सुपरमैन वापस आ जाओ। वापस आ गया ओरिजिन में। अच्छा, तो उसके पोजीशन को तो आपने डिस्क्राइब कर दिया। दो चीजें हैं, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? सीधा गया 100 और वापस आया 100, ठीक। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो गया? 100 और 100 कितने हो गए? 200 मीटर्स हो गए। अब अगर मैं पूछूं कि बच्चों डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो आप बोलोगे सर सीधा गया 100 और वापस आया 100, इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सर सेम हो गया, तो दोनों को माइनस करोगे तो आंसर 0 आ जाना है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो वाई एक्सिस है ना, अब उसमें चल के देखते हैं। सुपरमैन जो है बिल्कुल ऐसा करके ऊपर जा रहा है। मान लो सुपरमैन ने ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और मैं रोक देता हूं उसको। चलो बच्चों बताओ उसकी पोजीशन क्या है? सर y बराबर +100। पिछले बार x बराबर +100 था, इस बार y बराबर +100 है। अच्छा, y बराबर +100। चलो भाई वापस आ जाओ। आ गए वापस, ठीक है। It might sound very very funny, but these things are really going to help us understand the concepts in a much better fashion. Don't worry. अब सुपरमैन A is back to origin, वापस अपने वो इनिशियल पॉइंट पे आ गया ना। उसका मन कर रहा है कि जमीन फोड़ते हुए वो बिल्कुल अंदर घुस जाए। नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, जा रहा है, रोक दिया, ठीक है। कितने पे रुका है? अब आप बोलोगे सर y बराबर -100 पे। कितने पे? y बराबर -100 पे। यार बेसिकली हम यहां पे क्या कर रहे हैं? डायरेक्शंस को प्लस और माइनस अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर जा रहा है तो प्लस, नीचे जा रहा है तो माइनस, राइट में जा रहा है तो प्लस, लेफ्ट में जा रहा है तो माइनस। तो ये एक्स वाई प्लेन है। अभी सुपरमैन को मैं लीनियरली मूव करा रहा हूं, या तो एक्स में या फिर वाई में। समस्या तब आती है जब वो किसी प्लेन में मूव करता है, कुछ ऐसा दिख रहा है। रोको बच्चों, बताओ तो सुपरमैन की पोजीशन बताओ। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या बोल सकते हो कि सर अभी उसका कोऑर्डिनेट हम पता लगा लेते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट पता लगा लेते हैं सर, और वही उसकी पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। तो वो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ठीक। लेकिन इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सहायता से आप आगे चल करके उसके वेलोसिटी, उसके एक्सेलरेशन, इन सब का एनालिसिस कैसे करोगे? इसमें आपको आएगी बहुत बहुत समस्या। और एक चीज, मान लो सुपरमैन एक कर्व के अलोंग, इस कर्व के अलोंग वो ट्रैवल करता है। उसका मन नहीं करता है कि वो सीधा चले, उसका मन होता है कि वो एक कर्वी लीनियर पाथ फॉलो करे। यहां पे भी दिक्कत है। तो कुछ अलग ही प्रकार की गणित
हमें सीखनी पड़ेगी, जिसके जरिए हम सुपरमैन के सबसे पहले तो पोजीशन को डिस्क्राइब कर पाएं और बाद में जा करके एक एडवांस लेवल पे उसके मोशन को हम समझ पाएं और वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, ये तमाम चीजें कैलकुलेट कर पाएं। ठीक है, तो जहां पे लाइन का कॉन्सेप्ट प्लस माइनस वाला खत्म होता है ना, ठीक, तो वहीं पे शुरुआत किसकी होती है? वेक्टर अलजेब्रा की शुरुआत होती है। तो आपको अब प्रेरणा मिल चुकी है कि इस चैप्टर को पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ प्लस और माइनस लिख देने से काम नहीं चलने वाला, कुछ अलग ही हिसाब किताब हमें बिठाना पड़ेगा, जो मैं अब आपको सिखाने वाला हूं वेक्टर अलजेब्रा के रूप में। ठीक है, कहानी चालू करें। मोटिवेशन मिल गया, क्यों पढ़ना है मोशन इन अ प्लेन? द आंसर इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, कुछ बेसिक बातें, जैसे स्केलर्स क्या होते हैं, जैसे वेक्टर्स क्या होते हैं, ये सीखना ना बच्चों बहुत जरूरी है। स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में बड़े संक्षेप में, इन अ वेरी समराइज्ड फैशन, लेट मी पुट फॉरवर्ड दीज टू थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू। स्केलर्स क्या होते हैं, पहले एक डेमो देते हैं, उसके बाद डेफिनेशन बताएंगे। ठीक है, डेमो देखो आप, क्या रखा है वो मैंने, क्यूब है, एल्यूमिनियम का क्यूब है मान लो। ठीक है, अच्छा, अब क्यूब जो है किससे मिलके बना होता है? मैटर। मैटर मतलब क्या? एटम से, छोटे 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 क्या है? एटम्स है। मान लो 100 एटम है, मान लो, ऐसे होंगे तो बहुत ज्यादा, मैंने उदाहरण के तौर पे बताया कितने, 100 है। एक एटम कितने ग्राम का है? मान लो 1 ग्राम का है। ठीक है, ये मैं सही डाटा नहीं दे रहा हूं, ये मैं बिल्कुल फर्जी डाटा दे रहा हूं आपको। दीज डेटास आर एब्सोल्युटली फिक्टिशियस, राइट? तो 100 एटम्स के लिए कितने हो जाएंगे? एक एटम 100 ग्राम का, तो 100 एटम कितने हो गए? सॉरी, एक एटम अगर 1 ग्राम का, तो 100 एटम 100 ग्राम के हो जाएंगे। तो इसका मास कितना निकल के आ गया? 100 ग्राम्स। क्या इसके मास का कोई डायरेक्शन है? नहीं है। क्या है? मास मास है, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड है, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? We call them scalars। क्या कहते हैं? We call them scalars। तो फिर से मेरे साथ में रिपीट करो, those quantities which have only magnitude and no direction are scalar quantities। For example, mass। तो चलो एक और ब्लॉक लेके आता हूं, थोड़ा सा बड़ा ब्लॉक है, डबल साइज का, इसमें 200 एटम है, तो इसका मास कितना हो जाएगा? 200 ग्राम हो जाएगा। चलो ठीक है सर, कुछ नया बताइए। अब नया बताते हैं, इसका मास और इसका मास, एल्यूमिनियम ब्लॉक ए ब्लॉक बी, दोनों को ऐड कर दो, दोनों के मासेस को, तो क्या बोलोगे? सर इसका मास ना 100 + 200 हो जाएगा सर, 300 ग्राम्स। बहुत सही, अरे वायर क्या बात है। तो आपने क्या लगाया यहाँ पे? ऑर्डिनरी अलजेब्रा का यूज किया आपने। 2 और 2 जहां 4 होते हैं, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा में 2 और 2 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, अरे भाई 0 भी हो सकते हैं। सोच रहे होगे अरे भैया यहाँ पर डायरेक्शन का हिसाब किताब आ जाता है। एनीवे, एक और एग्जांपल देखो, 2 बच्चे हैं, ठीक है, दोनों बेचारे गए हैं हॉस्पिटल में, हालत खराब है बच्चों की, बुखार है बहुत तेज, तो दोनों आर्म पिट्स में दबाए हुए हैं क्या? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर को जब निकाल करके देखते हैं तो एक का टेम्परेचर है 101, दूसरे का है 102। बहुत खतरनाक बात है ये। ठीक, टेम्परेचर का कोई डायरेक्शन होता है क्या? होता है क्या? नहीं। तो ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। 101 और 102, मैं कहता हूं कि भाई दोनों का टेम्परेचर को आप ऐड करके बताओ, 101 और 102 कितना आ जाएगा? 203। क्या यूज किया आपने? ऑर्डिनरी अलजेब्रा यूज किया। ठीक है, सो अगेन दोस क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शंस आर स्केलर क्वांटिटीज। लवली, इजंट इट? सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, डेंसिटी, वॉल्यूम, राइट? दीज क्वांटिटीज आर व्हाट you would refer to as scalars. Isn't that very simple? Done. Scalars, done and dusted. Now let us talk about vectors. Vectors के बारे में बात करते हैं। पहले डेमो दिखाते हैं, डेमो देख लो, उसके बाद आपको उसका डेफिनेशन बताएंगे। वेक्टर्स क्या बताएं आपको? वेक्टर्स में एक काम करते हैं, मैं कहता हूं आपसे, बेटा ये जो पत्थर है, पत्थर नहीं, चलो इसको देखो बेटा, इस डस्टर में आप फोर्स लगाइए 40 न्यूटन्स का। कितना? 40 न्यूटन्स का। ठीक, अब आपके दिमाग में प्रश्न उठना चाहिए, सर 40 न्यूटन कैसा लगाऊं? ऐसा, 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 कैसा? बात समझ में आया? सिर्फ ये कह देना कि 40 न्यूटन का फोर्स लगाओ, दैट इज नॉट सफिशिएंट, दैट इज इनकम्प्लीट। व्हाट यू नीड इज द डायरेक्शन,
रादर द डायरेक्शन इन विच दैट फोर्स हैज टू बी अप्लाइड। आपको ये पता होना चाहिए फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ साथ कि भाई उसको किस दिशा में लगाना है। क्या उसको पॉजिटिव एक्स की दिशा में लगाना है, क्या उसको नेगेटिव एक्स की दिशा में लगाना है, या उसको कुछ पर्टिकुलर एंगल पे लगाना है, पुश करना है, पुल करना है। ये सारी बातें यार पता होनी चाहिए। इसीलिए यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलने वाला है, यहां पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको उस क्वांटिटी का, जो कि इस केस में एक फोर्स है, दिशा डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। इसीलिए फोर्स क्या कहलाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। अभी रुक जाओ, अभी नहीं, मैं अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूं। फोर्स अभी वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाएगा, कुछ और भी है यहां पे। देखो इतना समझ में आया? अच्छा अब देखो, है ना, वहां पे भी देखना एनिमेशन दिख जाएगा। यहां पे आपने 40 का लगाया और मान लो एक और फोर्स लगाया 30 का, तो बताओ टोटल फोर्स कितने का है? तो आप क्या बोलोगे, सर फोर्स को तो ऐड ही करना है। यहां पे 40 का भी लगाया आपने, इधर 30 का भी लगाया आपने, 40 + 30 सर 70 हो जाएगा, 70 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन निकाल लेना, F/m करके, जो भी इसका मास होगा। खैर छोड़ो उसको, अभी तो सिर्फ फोर्स पे ध्यान दो। तो फोर्स को ऐड कर लिया आपने, दोनों सेम डायरेक्शन में था, तो बिंदास 40 + 30 कर लिया। समस्या यहां पे नहीं है, समस्या कहीं और पे उजागर होती है। देखिए मान लीजिए यहां पे फोर्स है 40, यहां पे कुछ एंगल पे एक फोर्स है 30 का। अब बताइए रिजल्टेंट कितना होगा, क्या ऐड करोगे? 40 + 30 = 70 बोलोगे क्या? फंस गए यहां पे। अब यहां पे कैसे ऐड करें? तो यहां पे सिंपल एडिशन काम नहीं करता बच्चों, यहां पे वेक्टर एडिशन काम करता है। यहां पे इसका आंसर क्या होगा पता है? लिख के बताऊं क्या? यहां पे इसका आंसर होगा √40² + 30² + 2 × 40 × 30 × cos ऑफ दोनों के बीच का एंगल। अगर मान लो 30 डिग्री है तो cos 30 डिग्री आ जाएगा। समझ में आया? अब आपकी आंखें तो बिल्कुल खुल गई होंगी। अब आप सोच रहे हो कि भाई ये कौन सा एडिशन है, दो क्वांटिटीज को ये कैसे ऐड कर दिया सर ने? अभी तक तो बढ़िया था, मास को बढ़िया से ऐड कर रहे थे, टेम्परेचर को बढ़िया से ऐड कर रहे थे, लेकिन यहां पे तो बढ़िया से ऐड नहीं कर पाए, यहां पे तो कुछ और ही कहानी हो गई है। सीखेंगे, यहां से हमको प्रेरणा मिलती है वेक्टर एडिशन की, या वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे ऐड करते हैं, जिसके लिए मैं आपको सिखाऊंगा ट्राइंगल लॉ। वैसे पैरेललोग्राम लॉ भी सीखोगे, वैसे पॉलीगॉन लॉ भी सीखोगे। पहले तो इससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ग्राफिकल, एनालिटिकल सब टेक्निक्स दिखेंगे। शानदार सेशन होगा। ये पहला वीडियो देखना अगर चालू किया ना आपने, इस प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस हैं सबको एक एक करके देख लो और स्पीड बढ़ा करके देखो, 1.25x की स्पीड पे देखो, मजा आ जाएगा। जो भी न्यूमेरिकल होगा, जिस भी बुक से सॉल्व करते होगे भाई, चुटकियों में बनाओगे, देखना। यार मैं क्या बात कर रहा था वो तो मैं भूल ही गया। वेक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे, फोर्सेस के बारे में। तो आपको समझ में आया, अगर सेम डायरेक्शन में है लगा लिया ऑर्डिनरी तो काम चल जाता है, लेकिन अगर अलग अलग डायरेक्शंस में है, दोनों फोर्सेस के बीच में कुछ एंगल है, तो यहां पे 40 + 30 70 नहीं लिख सकते। इसका उत्तर कुछ और होगा, उसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया, ठीक है? ये कहानी है वेक्टर्स की, ठीक? वेक्टर्स में जब आप किसी दो चीज को मल्टीप्लाई करते हो ना, उसका भी मल्टीप्लिकेशन बड़ा विचित्र होता है। जैसे ऑर्डिनरी अलजेब्रा में 2 × 2 क्या होता है? 4 होता है। लेकिन वेक्टर्स में दो प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट होता है। सुन लो, अभी यहां से आपको प्रेरणा मिलेगी आगे के सेशंस में पढ़ने के लिए, ठीक है? तो कोई अगर दो वेक्टर्स क्वांटिटी है तो बोलोगे भाई 2 × 2 करो, तो वो होता है 2 × 2 × cos थीटा। इसको डॉट या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ऐसा भी हो सकता है, दो वेक्टर्स क्वांटिटीज हैं 2 × 2, इसका प्रोडक्ट हो सकता है 2 × 2 sin थीटा। ये वेक्टर प्रोडक्ट है, एक डायरेक्शन लेस था, दूसरा डायरेक्शन है, ठीक है? जैसे कि टॉर्क होता है, मैं आपको बताऊंगा। कई सारी बातें ऐसी हैं यहां पर अभी जिसको मैं अभी बोलता रहा हूं, लेकिन इनके बारे में अच्छे से विश्लेषण, अच्छे से एनालिसिस आप आने वाले सेशंस में देखोगे। इसीलिए आज का लेक्चर मेनली आपको मोटिवेट करने के लिए है कि वेक्टर्स में आप क्या सीखने वाले हो, ठीक है? तो वेक्टर्स क्या तो होते हैं? वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज, ध्यान से सुने और इसको नोट भी कर ले, दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड, ऐसा लिखो। वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड, 10 डायरेक्शन एंड ऑल्सो ओबे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ में आया? इसके पहले स्केलर क्या कर रहे थे? ऑर्डिनरी लॉज फॉलो कर रहे थे, लेकिन यहां पे क्या है?
they are going to have some magnitude, they are going to have some direction, right? And other than that, it is these quantities rather will also follow law of vector addition. तो यहाँ पे 40 और ये 30, ये दोनों कौन सा लॉ फॉलो किए? वेक्टर एडिशन। समझ में आया? इतना ज्ञान दे दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं और एक क्वेश्चन नोट करो आप। वाई इज इलेक्ट्रिक करंट स्केलर एंड नॉट अ वेक्टर? सोच के बताइएगा। इसका उत्तर तो आपको मेरे ख्याल में ये वाले लेक्चर में मैं दूंगा। ये पहला लेक्चर है आज का, ये सेकंड लेक्चर है, ये थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में आपको बताएंगे, ठीक है। सोच के रखना। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है कि नहीं? सर हम तो देखें सर्किट में प्लस से माइनस की तरफ डायरेक्शन होता है, क्लॉक में भी हो सकता है, सर्किट में एंटी क्लॉक में भी हो सकता है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि वो वेक्टर नहीं है, वो स्केलर है? अरे बिल्कुल बोल सकते हैं। एक हिंट दें, अगर मान लीजिए एक जंक्शन में बना रहा हूं, वहां पे ऊपर से करंट 2 एम्पियर और इधर से करंट 3 एम्पियर, तो बताइए दोनों मिल करके जब इधर से पास होंगे तो करंट कितने का बनेगा? सर 5 का बनेगा। अरे कैसे 5 का बनेगा? दोनों के बीच में एंगल है ना? एंगल कुछ भी एंगल होगा, मान लो 30 डिग्री है, तो वेक्टर के लॉजिक के हिसाब से तो भाई 2 एम्पियर का स्क्वायर प्लस 3 एम्पियर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 कॉस ऑफ दैट एंगल होना चाहिए। लेकिन ये फॉलो करते हो क्या आप? नहीं फॉलो करते, क्योंकि आप जानते हो ये फॉलो नहीं कर सकते यहां पे। तो इलेक्ट्रिक करंट के केस में वो ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा को फॉलो कर लेता है। तो किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर कहलाने के लिए 3 रिक्वायरमेंट है। पहला, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, वो करंट के पास होता है। दूसरा, डायरेक्शन होना चाहिए, वो भी करंट के पास होता है। तीसरा लॉ ऑफ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन उसको फॉलो करना चाहिए। तो ये क्या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करता है? नहीं करता है। बिल्कुल यही एक रिक्वायरमेंट है जो कि इलेक्ट्रिक करंट पूरी नहीं कर पाता है, जिसके कारण इसको वेक्टर की कैटेगरी से हटा करके हम स्केलर्स की कैटेगरी में रख देते हैं। तो अगर आपके टीचर आपसे पूछते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी क्यों है, तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे सर क्योंकि वो ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है। अगर आपसे पूछें क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है, तो आप बोलना क्योंकि वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। चलिए और डिटेल चर्चा करेंगे यार, मैं आगे बताऊंगा, टेंशन मत लो। 1 मिनट रुको, लेट मी सी इफ द शूट इज स्टिल ऑन और नॉट। 18 मिनट हो गए हैं। चलो अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर समझा देते हैं। कुछ नहीं है, सिंपल। एरो खींच दिए, एरो में सबसे लेफ्ट में टेल होगा, एरो जो हेड है वहां पे होगा, और ये जो एरो का साइज है ना बच्चों, एरो का जो लेंथ है वो उस क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, राइट? देखो एरो हेड जो है वो बताता है उसका डायरेक्शन, द एरो हेड गिव्स द डायरेक्शन, राइट? टेल मतलब वहां से वो स्टार्ट होता है, ये आप समझ जाओ, ठीक है? और उस एरो का जो साइज है, जो लेंथ है, वो बताता है उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड। एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैं कहता हूं कि भाई वी हैव अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन्स इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। स्टेटमेंट दे दिया मैंने, अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन्स इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है? अब इसका एक वेक्टर बनाना है। वेक्टर बनाना है मतलब सीधी सी बात है, एरो बनाना है, ग्राफिकल मेथड है। तो 2 रिप्रेजेंटेशंस बताएंगे आपको। क्या अभी तो फिलहाल एक ही समझो, चलो, क्योंकि अभी आई जे के का कॉन्सेप्ट मैंने आपको इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर टेंशन मत लो, अभी समझ जाओगे। कितने का फोर्स है? 40 न्यूटन का। तो मान लो मैं कहता हूं कि 10 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 40 न्यूटन बराबर 4 सेंटीमीटर। तो सीधी सी बात है, मैं एक एरो खींच लूंगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की दिशा में, और 4 सेंटीमीटर का वो एरो रहेगा। मुझे पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 40 न्यूटन होते हैं, सॉरी 10 न्यूटन होते हैं। तो 4 सेंटीमीटर का अगर एरो है तो कितने के बराबर है? ये 40 के बराबर है। बात समझ में? आप बीच में 40 लिख दो वेक्टर में ऊपर की तरफ, बस यही है नोटेशन वेक्टर्स का, ठीक है? एक टेल होगा, एक हेड होगा, एरो हेड जहां पे भी जाएगा वो वेक्टर का डायरेक्शन होगा। एरो का जो साइज होगा, जो लेंथ होगा, वो उस वेक्टर क्वांटिटी का, जो कि इस एग्जांपल में एक फोर्स था, वो बताएगा उसका मैग्नीट्यूड को, जो कि इस एग्जांपल में था 40 न्यूटन्स। समझ गए आप लोग? नाउ लेट अस टॉक अबाउट आई जे के। बहुत देखोगे, बहुत ज्यादा सामना होने वाला है आई जे के साथ, बिल्कुल परेशान हो जाओगे अगर अच्छे से नहीं समझे तो, लेकिन चिंता के कोई विषय नहीं है।
टेंशन मत लो, आपको समझाते हैं। तो पहले कुछ सुनो मेरी बात। मेरे ख्याल में दूसरी या तीसरी कक्षा में ही हम लोग को नंबर सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो नंबर सिस्टम बहुत समझना जरूरी है यार, ठीक है। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है, बीच में एक पॉइंट रहता है जिसको ओरिजिन कहते हैं, शून्य लिखते हैं वहां पे 0। यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे सारे नेगेटिव नंबर्स रहते हैं -1 -2 -3 एंड अप टू -इन्फिनिटी लेट्स से। नंबर लाइन पे बेसिकली हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं। अगर मैं कहता हूं कि एक पार्टिकल है वो यहां पे रखा है, यहां पे, ठीक है, तो आप उसको डिस्क्राइब कैसे करोगे? आप बोलोगे कि सर x बराबर 5 पे रखा है। सुना मैंने क्या कहा? कहां पे रखा है? x बराबर 5 पे रखा है। अच्छा, अब अगर मैं पार्टिकल को चेंज कर दूं, इधर कर देता हूं, तो अब आप बोलोगे सर x बराबर -5 पे रखा है, ठीक है। बात समझ में आया? यहां पे बेस क्या है बच्चों? आप तुलनात्मक कर रहे हैं। देखिए यहां पे जो भी एनालिसिस करते हैं हम लोग, वो सारी की सारी तुलनात्मक है। दुनिया में कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है, सब चीज रिलेटिव है। यही तो आइंस्टाइन ने बोला था। यहां पे भी आप क्या कर रहे हो? किसी की तुलना कर रहे हो। जो 5 आप बोल रहे हो किसके हिसाब से? कुछ तो है जिसके हिसाब से 5 है, और बेसिकली आपकी शुरुआत कहां से हो रही है? ओरिजिन क्या है? 0 है। अच्छा, जो बेस नंबर है बच्चों वो है 1। फिर से सुनिए, बेस नंबर क्या है? 1। 1 को ही अगर मैं 5 बार लिखूंगा तो क्या कहलाएगा? x बराबर 5 +5 कहलाएगा। 1 को ही अगर मैं 5 बार लेफ्ट में ले जाऊंगा तो क्या कहलाएगा? x बराबर -5 कहलाएगा। तो मतलब हमारे पास बेस नंबर क्या है? 1। 1 को ही अगर मैं 1000 बार लिखूंगा या 1000 बार ऐसा करके आगे बढ़ते 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 जाऊंगा तो मैं बोलूंगा x बराबर 1000। तो नंबर सिस्टम के लिए हमारा जो बेस नंबर है वो क्या है? 1 है, ठीक है। लेकिन सर हम इससे क्या मतलब? ये कहानी आप क्यों सुना रहे हैं? तो भाई इस कहानी का वास्ता मैं देने वाला हूं। दिस इज नथिंग बट एन एनालॉजी टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग IJK which are popularly known as the base vectors। क्या कहा जाता है इनको? मेरे साथ में बोलिए, बेस वेक्टर्स। एक और नाम है, विचित्र नाम है, ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ वेक्टर्स, समझे? बेस वेक्टर्स क्या होते हैं समझे? अभी समझ में आएगा, देखो। और इसको ना समझने के लिए हमको पोजीशन वेक्टर का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना पड़ेगा। खैर बेसिक आपको मैं बता देता हूं, फिर पोजीशन वेक्टर समझ जाएंगे हम। ये समझ गए तो डिस्प्लेसमेंट भी समझ जाएंगे, फिर आराम करना आप थोड़ा देर। चलो एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, x y z। समझ में आया? डिविजन कर लेते हैं, कितने? 1 यूनिट के, बहुत सारे डिवीजन, 4 4 5 5 डिवीजन कर लेते हैं। हाँ जी, ठीक। अब मैं कहता हूं कि आप हैं पॉइंट ए पर, ठीक है। ओरिजिन जो है वो O है, और पॉइंट ए जो है वो कितने दूरी पर है? 1 यूनिट की दूरी पर है। कितने यूनिट पे? 1 यूनिट की दूरी पर। तो अगर आप इस तरफ जाते हैं तो मैं बोलूंगा i कैप। अभी जो मैं बोल रहा हूं उसको बिल्कुल ग्रहण करने का प्रयास करें। जैसे नंबर लाइन की बात कर रहे थे, बेस नंबर क्या था? 1 था। वैसे ही x की दिशा में बेस नंबर क्या है? i कैप। अच्छा, फिर मैं कहता हूं अब a को मैं हटा करके ऊपर कर देता हूं, यहां y एक्सिस में। अब मैं कहता हूं जो भी बेस नंबर है वो क्या है? j कैप। उसी प्रकार से अब मैं a को, पार्टिकल को हटा करके z एक्सिस में रखता हूं। यहां पे जब मैंने उसको रखा तो मैं बोलूंगा अब बेस नंबर आपका क्या है? k कैप। अब इससे हमारी क्या सहायता होने वाली है ये अब आप समझोगे। एक और चीज जो मैं बताना भूल गया, ऑर्थोगोनल ट्रायड, इतना खतरनाक नाम रख दिया। नाम के पीछे की कहानी तो हम लोग सोचे ही नहीं। ऑर्थोगोनल, ऑर्थो मतलब होता है 90 डिग्री पे। तो ये देखोगे x y और z में वेक्टर्स जो है वो है i j और k, ठीक। और इन तीनों के बीच में एंगल कितना है? साफ साफ नजर आ रहा है कितने का? 90 डिग्री का, इसलिए ऑर्थोगोनल। अब ट्रायड क्या है? कितने हैं? संख्या कितनी है वेक्टर्स की? 3, ठीक। x y और z में i j और k, ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ वेक्टर्स। बस यही कहानी है। एक ऑब्जेक्ट को एक लाइन में अगर उसको डिस्क्राइब करना है तो x एक्सिस, एक प्लेन में डिस्क्राइब करना है तो x और y कोऑर्डिनेट दोनों लगेंगे, ठीक है। लेकिन अगर स्पेस में डिस्क्राइब करना है किसी ऑब्जेक्ट को तो x भी लगेगा, y भी लगेगा और z भी लगेगा। समझ में आ रही बात?
तो और बातें क्लियर होगी। अभी फिलहाल के लिए आप इतना याद रख लो, यूनिट वेक्टर्स क्या है, बेस वेक्टर्स हैं, या फिर आई जे और के क्या है, बेस वेक्टर्स है। यूनिट वेक्टर तो बोलोगे ही, क्यों, क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड कितना, ये जो मैंने एरो खींचा है यहाँ पे, इसकी लंबाई कितनी है 1, ये जो मैंने ऊपर की तरफ खींचा इसकी लंबाई कितनी है 1, ये जो मैंने एरो खींचा इसकी लंबाई कितनी है 1, ये सारे के सारे क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड 1 है, जिसके बारे में बहुत ही शानदार चर्चा खतरनाक विजुअलाइजेशन के साथ मैं आपको बताऊंगा लेक्चर नंबर 2 में, बड़ा मजा आएगा, देखना उसको। ठीक है जी। अब वेक्टर के साइज को मैं, ये तो 1 यूनिट का है, ठीक है, 1 यूनिट है मैग्नीट्यूड उसका, डबल कर दूं, डबल हो गया 2i कैप, ट्रिपल कर दूं 3i कैप, इसको डबल कर दूं 2j कैप, ठीक है, ट्रिपल कर दूं 3j कैप। इस प्रकार से आप बेसिकली अलग अलग बिंदुओं पर वेक्टर्स असाइन कर सकते हैं। क्या मतलब है, थोड़ी देर में समझ में आएगा। थोड़ी देर क्या, चलो अभी समझते हैं उसको। उसका नाम है पोजीशन वेक्टर। जरा इसको देखते हैं। क्या करें, पहले डेमो दिखाएं। सबसे पहले तो यार डेमो देखो आप। डेमो में हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं x और y, और वहां पर मैं एक बिंदु अंकित करता हूं और वहां पर मैं लिखता हूं पॉइंट P। तो ओरिजिन से P के तरफ जो एरो जा रहा है बच्चों, उसी एरो को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर, OP। कैसे लिखेंगे इसको, OP, और ऊपर एक टोपी लगा देंगे, टोपी, हैट कहते हैं या एरो कह लो, ठीक है, टोपी मत बोलो, उसको साइन बोलो, ठीक है, वेक्टर OP। लेकिन ये तो बहुत ही जनरलाइज सेंस में हो गया। डेफिनेशन भी चाहो तो नोट कर सकते हो भाई, अ वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पार्टिकल विथ रेफरेंस टू द ओरिजिन, ये क्या है, विथ रेफरेंस टू द ओरिजिन ऑफ अ गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। फिर से, अ वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ एन पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। लेकिन इससे सर कुछ समझ में नहीं आया हमको, क्या करें, डेमो देते हैं, डेमो। कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो एक पॉइंट लगाता हूं मैं, जरा देखो तो ये पॉइंट कितने दूरी पर है, सर 3 यूनिट की दूरी पर है। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा 3i कैप। कौन से एक्सिस के अलोंग है, आई एक्सिस के, आई मतलब x के अलोंग है, ठीक है। तो x में यूनिट वेक्टर कितना होता है, 1 होता है। आपका ऑब्जेक्ट कितने नंबर पे है, 3 पे है, तो उसी वेक्टर को स्ट्रेच करके कितना बना दोगे, 3 गुना बना दोगे, तो क्या बोलोगे, उसकी पोजीशन वेक्टर O से P कितनी है, 3i कैप है। सर ये तो समझ में आ गया, ठीक है जी। अब चेंज करते हैं, P को ना अब इस ऊपर में रखते हैं, चलो हम रखते हैं यहां पे। कितने, ओरिजिन से कितना ऊपर है, सर ये तो 4 ब्लॉक ऊपर है, ठीक है बच्चों, 4 ब्लॉक है। तो आपके पास जो बेस वेक्टर है इस डायरेक्शन में कौन सा है, सर j कैप है बेस वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। लेकिन आपको कितने मैग्नीट्यूड का बनाना है, सर 4 मैग्नीट्यूड का बनाना है। तो क्या करोगे, सर इसको स्ट्रेच करके 4 गुना कर देंगे, तो कर दो, 4 गुना कर दिए। अब आपका पोजीशन वेक्टर जो OP है बच्चों, वो क्या है, 4j कैप। इतना समझ गए, बस आगे भी आप समझ जाओगे, बड़े प्यार से बताते हैं आपको। जरा देखो, तो मैंने वहां पे एक बिंदु अंकित किया है P, फिर से नया बिंदु। इस बार मैंने बिंदु का नाम दिया है 4,3, मतलब x में 4 और y में कितना है 3। तो आप ये वेक्टर बनाओगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी बताऊंगा वेक्टर का, टेंशन मत लो। अभी आप वेक्टर बनाओ, वेक्टर OP। इसको आप क्या लिखोगे वेक्टर्स की भाषा में, सोचो सोचो सोचो, क्या लिखोगे। तो देखो x में कितना है, सर 4 है, y में कितना है, सर 3 है। तो ये जो वेक्टर OP है ये होगा 4i कैप, x में 4 मतलब 4 गुना करना है यहां वाले यूनिट वेक्टर को, y में कितना है 3 मतलब 3 गुना करना है, तो 4i + 3j कैप, खत्म। यही तो है वेक्टर्स। अब आपको पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया, ठीक है। आप चाहो तो ये जो वेक्टर हमने बनाया है इसकी लंबाई को मेजर कर लो, जो इस वेक्टर की लंबाई होगी ना वही उसका मैग्नीट्यूड होगा। सोच पा रहे हो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा या उसकी लंबाई कितनी होगी। पाइथागोरस को याद करो, वो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, बेस कितने का है, सर 4 का है, हाइट कितने का है, सर 3 का है। तो ये कितना हो जाएगा हाइपो, अरे 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर कर लो 25 और अंडर रूट लगा लो 5, कितना हो गया 5। तो मैग्नीट्यूड कितना है 5 है, ठीक है। अभी यूनिट वेक्टर्स अगर आपको आता तो एक और चीज बताता मैं आपको, खैर अभी रहने दो, पढ़ेंगे ना यार उसको बाद में। पोजीशन वेक्टर अब आप लोग समझ गए हो, ठीक है जी। आखिरी में बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की।
तो एक मैं डेफिनेशन पढ़ने का कोशिश करता हूं। ये रहे मेरे नोट्स। खुद भी नोट्स बनाया करो, वीडियो को देखते साथ साथ, अलग ही सुख की प्राप्ति होगी आपको। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जरा सुनो इसको ध्यान से, हर एक डेफिनेशन तो मैं रट नहीं सकता, तो नेचुरली आता है वो सारी चीजें। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो हमें बताता है कि कितना, सुन लो थोड़ा फनी लगेगा, कितना और किस दिशा में किसी भी ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु ने अपने पोजीशन में बदलाव लाया है कुछ एक टाइम इंटरवल में। फिर से सुनना, कितना और किस दिशा में किसी वस्तु में बदलाव आया है, किसी वस्तु की पोजीशन में बदलाव आया है कुछ एक पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज दैट वेक्टर दैट टेल्स अस हाउ मच एंड इन व्हाट डायरेक्शन, कितने से और किस दिशा में, हाउ मच एंड इन व्हाट डायरेक्शन an object has changed its position in a given time interval, and this is what is known as a displacement vector. सर कुछ समझ में नहीं आया, डेमो दीजिए, डेमो। तो चलो, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस देखो, एक्स और वाई। ऑब्जेक्ट जो है मान लो कुछ टाइम टी पर, कहां पे है, पॉइंट पी पर है, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ओपी। ठीक है, अभी कुछ कोऑर्डिनेट वॉर्डिनेट में नहीं लिख रहा, कोऑर्डिनेट के साथ थोड़ी देर में बताऊंगा, अभी जनरलाइज्ड वे में इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद, कितने देर बाद, टी प्लस डेल्टा टी, मतलब डेल्टा टी टाइम के बाद हम देखते हैं कि वो पहुंच गया क्यू पर। तो अगर टाइम के रिस्पेक्ट में बोलोगे यहां पर टाइम टी है, तो यहां पर कितना, टी प्लस डेल्टा टी, तो कितना समय बीता, डेल्टा टी। समझ गए? अब कहां पे है, क्यू पर है, तो ओ क्यू जो हो जाएगा नया पोजीशन वेक्टर। अच्छा, तो अब अगर आप P को Q से जोड़ोगे इस तरफ एरो बनाते हुए, तो जो P से Q तक का जो एरो दिखाई दे रहा है, जो PQ वेक्टर दिखाई दे रहा है बच्चों, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। समझ में आया? ठीक है। अब हमें तो समझना है इसको एक उदाहरण के द्वारा। ठीक है, तो बताते हैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए। ध्यान से देखिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस, पॉइंट P, अभी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, P, क्या कोऑर्डिनेट है, 5,2, तो O से P जो हो जाएगा एक पोजीशन वेक्टर, इनिशियल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऐसा कह लो, क्या हो जाएगा, 5i + 2j। बहुत सही। टाइम कितना था, T था तब। ठीक है, कुछ देर बाद कितना समय बीत गया, डेल्टा टी समय बीत गया, या फिर अभी समय कितना है, T + डेल्टा टी। अब वो कहां पर है, Q पर है। Q पर जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 2,5। अब पोजीशन वेक्टर है नया OQ। OQ क्या बोलोगे, OQ बोलोगे आप 2i + 5j। ठीक है सर, ये भी समझ गए। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ। देखिए, कभी भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं ना, हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। फाइनल क्या है, OQ, इनिशियल क्या है, OP। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या निकालना है आपको, P से Q, तो मतलब O से Q माइनस O से P, बस कर दो, O से Q माइनस O से P। O से Q कितना है, 2i + 5j माइनस O से P क्या है, 5i + 2j। इसको सॉल्व कर लो तो आंसर कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा जो निकल करके आएगा -3i + 3j। इतना समझ में आया सर? लेकिन इससे समझ में क्या आ रहा है, आंसर तो आ गया। इसको विजुअलाइज कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है -3i कैप + 3j कैप। सर थोड़ा सा ग्राफ के जरिए समझते हैं इसको। पहले कहां पे थे, P पे थे, बाद में कहां पे पहुंचे, Q पर। ये जो जर्नी है इसमें आपने लेफ्ट गए हो और फिर ऊपर गए हो। लेफ्ट कितने से गए हो, तो देखो -3i कैप आया है आपका आंसर, + 3j कैप। तो लेफ्ट कितने गए हो आप, लेफ्ट गए हो 3। ठीक है, -3 गए हो। देखो ऐसे समझो, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है बच्चों वो निकल करके आया -3i कैप + 3j कैप। माइनस आंसर आ रहा है i कैप के साथ, ये +i कैप होता है, ये -i कैप होता है, ये +j कैप होता है, ये -j कैप होता है डायरेक्शन के हिसाब से। अब आपका आंसर आया माइनस में, तो जाहिर सी बात है P से Q की दिशा में जब हम जाते हैं तो X की दिशा में नेगेटिव डायरेक्शन चलते हैं। कितने ब्लॉक्स, 3 ब्लॉक्स, तो ये 3 ब्लॉक्स चले। समझ में आया? लेफ्ट चले क्यों, क्योंकि हमारा आंसर में क्या है, माइनस में है, ये हमको वहां से पता चल रहा है। अब जैसे ही आपने 3 ब्लॉक्स की दूरी तय कर ली, अब आपको कहां जाना है, तो देखो क्या लिखा है, +3j।
तो मैग्नीट्यूड क्या है 3, वो भी प्लस जे की दिशा में। प्लस जे कहां होता है? ऊपर। तो बस 3 कदम आप ऊपर चल लो, आपके ऊपर पहुंच जाओगे। ये कहानी है, समझ में आई? तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की कहानी है। काफी सारी बातें हो गई और काफी सारा मोटिवेशन आज आपको मिल चुका है, जिसके जरिए आप आने वाले लेक्चर्स में काफी एनर्जाइज रहेंगे, ऐसा मैं मान रहा हूं, और खूब मजे करेंगे हम लोग। ठीक है, न्यूमेरिकल्स, थ्योरी, डेरिवेशन सब कुछ मैं करा दूंगा। बस सारे लेक्चर्स आप एक एक करके ध्यान से देखो और बस फिजिक्स को एंजॉय करो। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।